हाँ, तो आज की क्लास के अंदर हम लोग रिएक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं और इसके अंदर हम वेब एप्लीकेशन जो है वो बनाएंगे रिएक्ट के ऊपर। इसकी सर्वर साइड जो है वो हम ऑलरेडी जो है वो डेवलप कर चुके हैं मोंगोडीबी के थ्रू जो है हमने Node.js के ऊपर। इसके अंदर हमने लास्ट टाइम एक एपीआई भी क्रिएट की थी कि किस तरीके से हम रिकॉर्ड को ऐड अपडेट डिलीट या फिर हम रिकॉर्ड को जो है सर्च वगैरह कर सकते हैं, तो और रिकॉर्ड किस तरीके से हमारे पास सर्च। ठीक है जी, बात क्लियर है जो लास्ट टाइम चीजें कवर करवाई थी। यस सर, क्लियर है। रिएक्ट का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देख लेते हैं कि वैसे तो हम लोगों ने बहुत शुरू में इसको प्रेजेंटेशन के फॉर्म के अंदर जो देखा था, लेकिन आज हम थोड़ा सा डीपली इसको देखेंगे कि इसको इंस्टॉल वगैरह किस तरीके से करते हैं, इसके अंदर वेब एप्लीकेशन जो है वो किस तरीके से डिफरेंट है। क्योंकि इनिशियल जो हम लोगों ने प्रेजेंटेशन आपको दी थी तो उस वक्त जो है ना वो हम इस काबिल नहीं थे कि हम रिएक्ट को समझ सकें। अब हम इस काबिल हैं क्योंकि हमने बहुत सारी चीजों को देख चुके हैं कि वो क्या है। जैसे मोडीबी हमें पता है, जेसन हमें पता है कि वो किस तरीके से एक्शन में आती है। इसके अलावा Node.js के ऊपर हम काम कर चुके हैं। तो और इसके अलावा जो बैकग्राउंड है हमारा एमवीसी का वो भी हमें क्लियर है। तो अब हम इस स्टेज के ऊपर हैं कि हम जो है इसको डिस्कस कर सकें React.js को या React Native। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा वो React Native का होगा, जिसमें हम मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट की तरफ हम आएंगे। तो आज की जो हमारे टॉपिक है उसके अंदर हम हमारा जो प्रोग्राम स्ट्रक्चर था वो काफी हद तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, उसको देखेंगे। फिर उसके बाद सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या होती है, रिएक्ट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन को देखेंगे। वर्चुअल डॉम क्या है, ठीक है, वो किस तरीके से वर्क करता है। फिर इसके बाद रिएक्ट के जो बेसिक प्रिंसिपल हैं जिसपे वो वर्क करता है, जिसमें वर्चुअल डॉम है, वन वे डाटा फ्लो है, ठीक है, वो सारी चीजें हम इसको देखेंगे वो किस तरीके से वर्क करता है। इसकी जो बेसिक चीजें हैं जिसपे हमारे पास कंपोनेंट्स आ जाते हैं, स्टेट्स आ जाती हैं, प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे कि वो चीजें क्या हैं। फिर इसके अंदर म्यूटेबल और अनम्यूटेबल स्टेट्स हैं, वो किस तरीके से वर्क करती हैं, वो भी हमारा क्लास का जो टॉपिक है। हम इसकी तरफ आते हैं। तो सबसे पहले हमने ये सारी चीजें जो है ना वो काफी हद तक हम कवर कर चुके हैं। अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं, कोर्स 1 हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, कोर्स 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है, कोर्स 3 के अंदर समझ लेंगे हम लोगों ने ऐसा मोंगोडीबी और इसके अलावा Node.js जो है वो कवर कर लिया है। सर्वर साइड ऑलमोस्ट कंप्लीट है, क्लाइंट साइड की तरफ अब अभी हमने स्टार्ट किया। सिंगल पेज एप्लीकेशन जैसे हम इनिशियल प्रेजेंटेशन में भी देख चुके थे कि हम इस किस्म की एप्लीकेशन को जो है वो डेवलप करना चाहते हैं। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको रिएक्ट के जो टेम्पलेट्स हैं वो भी प्रोवाइड करूंगा कि आप इसके अंदर खुद से जिस तरीके से हम लोग ये उस पे काम करते थे ना एचटीएमएल वगैरह के ऊपर, तो उसके अंदर मैंने आपको टेम्पलेट दिए थे। टेम्पलेट को लेते हुए फिर अपने एप्लीकेशन डेवलपमेंट को स्टार्ट किया था, चाहे आपने पीएचपी को यूज किया हो, चाहे आपने एमएससी को यूज किया हो। तो इसी तरीके से रिएक्ट भी जो है समझ लें कि यूआई यूआई है, यूजर इंटरफेसेस है, जिनको हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं और उसके अंदर जो है जो सर्वर साइड उसको लिंक करना आपको सिखाते हैं और उसको फिर एप्लीकेशन डेवलपमेंट जो कि क्लाइंट साइड की होती है सिंगल पेज एप्लीकेशन का मकसद यहाँ पर यह है कि हम इस किस्म की एप्लीकेशन डेवलपमेंट करना चाहते हैं जिसमें बार बार हमें सर्वर पे जो है ना अपना रिस्पॉन्स ना देना पड़े, या फिर हम एक सिंगल थ्रेडेड एप्लीकेशन जो कि एप्लीकेशन के अंदर डिस्कस करते रहे उससे हम जान छुड़ाना चाहते हैं। ठीक है, हम ये चाहते हैं कि हमारे पास जो है ना इस किस्म की एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो। थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं कि हमने लास्ट में भी शुरू में आपको प्रेजेंटेशन दी थी क्या थी। तो अब ये सारी चीजें आज हम कवर करेंगे कि इसको स्टॉल वगैरह किस तरीके से करते हैं। तो मेरे पास ये ऑलरेडी स्टॉल एक टेम्पलेट समझाने के लिए जरूरी है, तो उसकी वजह से मैं इसकी तरफ आ रहा हूँ। तो काफी सारे टेम्पलेट है इसके अंदर जो है ना, हमने जो टेम्पलेट है टेम्पलेट बूटस्ट्रैप आई थिंक ये वाला है, इसको ले लेते हैं। उसका पाथ हमने कॉपी किया, बिल्कुल इसी तरह की लाइब्रेरीज हैं जिस तरीके से हमने Node.js पे काम किया था। तो Node.js की वो बेसिकली एपीआई डेवलपमेंट के लिए था, तो वहां भी हम उसकी लाइब्रेरीज वगैरह स्ट्रॉन्ग की थी।
इसी तरीके से ये जो टेम्पलेट है इसकी लाइब्रेरीज इसके अंदर इंस्टॉल है, इसको इसी को भी अभी हमें डीपली डिस्कस करना है ये सब चीजें होती क्या हैं। cd.cd मैंने ये पाथ दे दिया स्टार्ट, ये हमारा जो टेम्पलेट है इस वक्त स्टार्ट हो रहा है। ये टेम्पलेट है जो कि रिएक्ट के पर जो है वो बनेंगे। लोड कर रहा है, ये हमारा टेम्पलेट स्टार्ट हो गया। सिंगल पेज एप्लीकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर हम बहुत सारी जैसे यूआईज बना देते हैं, यूजर इंटरफेसेस बना देते हैं, अभी हम वो देखेंगे यूआईज किस तरीके से बनाते हैं। तो वो मल्टीपल व्यूज हैं जिसके अंदर मॉडल्स बनाएंगे, उसके अलावा से कंट्रोलर्स भी बनेंगे, फिर उसके बाद जो है सर्वर साइड भी बनेगी। तो इसमें आप ये देख रहे हैं कि जैसे ये अपडेट प्रोफाइल भी है, अब इसमें कोई भी रिकॉर्ड आप जैसे इंसर्ट करते हैं व्हाट्सएप, तो इसका सर्वर साइड बना होना चाहिए, वो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि आफ्टर सबमिशन जो है ना आपको जर्क नजर नहीं आएगा कि रिकॉर्ड आपका सबमिट हो गया, व्हाट्सएप जो है ना वहीं पर आपको रखा हुआ। इसी तरीके से जैसे डैशबोर्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कोई भी चीज जो है ना आपको इस किस्म की नजर नहीं आ रही होगी जिसमें जर्क हो। जैसे हम यहाँ पे थीम चेंज कर रहे हैं व्हाट्सएप, बैकग्राउंड इमेज चेंज कर रहे हैं, ये सारी चीजें इस किस्म की हैं कि आप जो है ना इसके तो यूजर को सिंगल पेज के ऊपर सब कुछ मिल रहा है और इसके अंदर बार बार जर्किंग नहीं आ रही है। जैसे ये मेन्यू के अंदर देख रहे हैं तो ये भी आपको यानी जस्ट लाइक आपको इस किस्म का एक बिहेवियर इसके अंदर नजर आ रहा है जैसे आप एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं कि जनाब ये है एक सिंगल पेज एप्लीकेशन। तो सिंगल पेज एप्लीकेशन का में जो कंसर्न है हमारे पास वो ये है कि इसमें हमारे पास इवेंट हैंडलिंग जो है ना वो किस तरीके से होगी, फिर इसके अंदर मल्टीपल व्यूज किस तरीके से कॉल होते हैं, तो ये सारी चीजें हम इसके अंदर देखेंगे और ये किस तरीके से वर्क। तो यहाँ तक क्लियर है सब लोग आपको बात? यस सर क्लियर है। अच्छा आगे चलते हैं। तो रिएक्ट के अंदर जो कॉन्सेप्ट हम लेके आए थे वो ये है कि हम यहाँ जो भी कुछ चीजें सीखेंगे, जैसे आज हम बहुत सारे रिएक्ट के कॉन्सेप्ट हैं, जिस तरीके से जब मैंने आपको नोट डॉट जेएस स्टार्ट किया था या मोंगोडीबी स्टार्ट किया था, ठीक ठाक आपको मैंने थ्योरेटिकल चीजें जो है ना वो समझाई थी, जो कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े जो है वो इम्पोर्टेंट होती है। इसी तरीके से रिएक्ट के अंदर इस वक्त हम जो चीजें सीखेंगे और उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे वो एज इट इज आपको रिएक्ट नेटिव के अंदर आपको हेल्प करेगा। यानी यहाँ जो हम चीजें सीखेंगे या प्रोग्रामिंग का जो पैटर्न हम सीखेंगे तो उसको हमें रिएक्ट नेटिव के अंदर जाके शुरू से नहीं सीखना पड़ेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको हम देखेंगे कि वो किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो ये इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट वो लेके आए लर्न वंस एंड राइट है। अब ये इसके अलावा जो फेसबुक का फ्रेमवर्क है या ऑलरेडी पहले से डिस्कस कर चुके हैं। रिएक्ट नेटिव जो है ना ये आपके पास मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए होता है। अच्छा ये आप नहीं कर सकते कि जैसे हम रिएक्ट जेएस के अंदर जो चीज बना रहे हैं वो एज इट इज जो है ना वो मोबाइल फॉर्म के अंदर जो है ना वो रिएक्ट नेटिव पे रन हो जाए, तो ऐसा ही आपको इसकी लाइब्रेरीज दोबारा से डाउनलोड करनी पड़ेंगी, इंस्टॉल दोबारा से करनी पड़ेंगी। ठीक है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट का जो आर्किटेक्चर है वो पुराना हो जाएगा, यानी आप उसको यूज कर सकते हैं लेकिन उसका कतई उसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है ना वो जो रिएक्ट जेएस के अंदर आपने एक एप्लीकेशन बनाई थी वो एज इट इज जो है ना वो आप रिएक्ट नेटिव के ऊपर जो है ना वो अप्लाई कर दें।
अच्छा, इसको हम क्यों यूज़ कर रहे हैं ज़्यादा? रिएक्ट जो है ना वो कितना बेनिफिशियल है, तो इसके अंदर ये जावास्क्रिप्टिंग बेस्ड लाइब्रेरीज़ के ऊपर बना हुआ है, लाइट वेट है। इसके अलावा इसकी परफॉर्मेंस जो है ना बहुत ज़बरदस्त है। यानी एज़ कम्पेयर टू अगर हम इतनी परफॉर्मेंस जो है ना, या इतनी एप्लीकेशन ह्यूज एप्लीकेशन जो इस पे बनी हुई है, जस्ट लाइक जैसे फेसबुक एप्लीकेशन है, तो वो अगर आप किसी और एप्लीकेशन में बनाएँगे तो वो बैठ क्योंकि ये सपोर्ट कर रहा है और इसके अंदर जो है ना बहुत सारे बेनिफिट है। उसमें ये जो काम कर रहा है सिंगल पेज एप्लीकेशन के अंदर, तो उसके लिए यूज़ कर रहा है ये वर्चुअल डॉम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल अमूमन जो है ब्राउज़र के अंदर पहले से मौजूद होता है, जो कि हमारे पास किसी भी किस्म की एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर उसकी मेमोरी का काम जो है ना वो कर रहा होता है। यानी जैसे जिसको हम कैशे भी कह सकते हैं, ठीक है? जैसे आप ये देखते हैं कि आप एक वेब एप्लीकेशंस के ऊपर जाते हैं, वहाँ पर आप कोई पेज जो है ना वो जो है ब्राउज़ कर रहे हैं। अब नेक्स्ट टाइम जो वो पेज खुलेगा तेज़ी से खुल जाएगा, यानी उसके कैश के अंदर स्टोर हो गया है। या फिर उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर मिलती हैं। जैसे आपका पासवर्ड है, ठीक है? आप पासवर्ड सेव कर लेते हैं, कुकीज़ की फॉर्म्स के अंदर वो वहाँ से उसको रिट्रीव करके लेके आ जाता है, ठीक है? जैसा रिमेंबर पासवर्ड आप कर देते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ये आपके वर्चुअल डॉम के अंदर मेंटेन कर रहा होता है। लेकिन ये डॉम के अंदर मेंटेन कर रहा होता है, लेकिन रिएक्ट जो यूज़ करता है वो डॉम को यूज़ नहीं करता, क्योंकि डॉम के अंदर तो वैसे भी बहुत ज़्यादा रश होता है, यानी हर किस्म की वेब एप्लीकेशन जो है ना उसी को यूज़ कर रही होती है। तो यहाँ इसने अपने लिए एक अलग समझ लें कि एक मेमोरी आर्किटेक्चर बनाया है, जिसको वो वर्चुअल डॉम का नाम दे रहा है, और उसका उसका रीज़न क्या है, ये अभी हम इसको आगे चल के पढ़ते हैं। देखिए, ये जो सपोर्ट कर रहा है रिएक्ट, वो वन वे डाटा फ्लो को सपोर्ट कर रहा है। यानी हम ये कह रहे हैं कि रिएक्ट से सिर्फ डाटा जाएगा, ठीक है? यानी आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे मैंने आपको पहले एग्ज़ाम्पल दी थी एक रेस्टोरेंट की, कि वहाँ पर जो है ना एक बंदा खड़ा हुआ है रिसेप्शन के ऊपर और वो सबका ऑर्डर ले रहा है, ठीक है? अब उसमें एक तो तरीका ये है कि वो जनाब एक-एक बंदे का ऑर्डर ले, वही उसको प्रोसेस करने के लिए चला जाए, और वही जो है ना वो उसको जब डिलीवरी हो उसकी हो जाए तो उस बंदे को लाके दे, इतने में पूरी लाइन जो है ना वो खड़ी रहेगी। दूसरा तरीका इसके अंदर ये है कि जनाब आप जो है ना मल्टीपल थ्रेडिंग इसके अंदर अप्लाई करते हैं, यानी पीछे 10 बंदे काम कर रहे हो और वो जनाब उनको ऑर्डर दे रहा है, वो उसको प्रोसेस कर रहा है। हाँ, उसमें ये हो रहा है कि वन वे डाटा फ्लो से मुराद यहाँ पर ये है कि जनाब जिसकी बारी आ जाएगी, वहाँ पर एक हमारे पास एक सिग्नल लगा हुआ होगा, एक अलार्म लगा हुआ होगा कि इसका ऑर्डर प्रोसेस हो गया है, वो फिलहाल काउंटर से जाके ले लें। ठीक है? तो यानी कहने का मकसद ये है कि आपकी जो लाइन है वो डिस्टर्ब नहीं हो। वो सिर्फ़ ऑर्डर की इनपुट्स को ले रही है और उसकी प्रोसेसिंग उसके डिज़ायर, ठीक है, इवेंट के ऊपर हो जाती है। ठीक है? अगर उसके अंदर डिले आ रहा है तो वो भी उसके अंदर नज़र आ जाता है, अगर वो और या फिर उसको प्रोसेस के अंदर है वो भी नज़र आ जाता है। यानी हर एक स्टेट जो है वो मैनेज हो रही होती है। तो स्टेट मैनेजमेंट यहाँ पर बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिसको अभी हम देखेंगे कि वो किस तरीके से हो रही है। तो ये यही स्टेट मैनेजमेंट, यानी कौन-सा इवेंट जो है हमारे पास इस ऑर्डर प्रोसेसिंग के वक़्त इस वक़्त अप्लाई हो रहा है, वो किस स्टेज के ऊपर है, वो ये उसका टाइम ड्यूरेशन क्या है, ये सारी चीज़ें जो मैनेजमेंट करती है रिएक्ट, वो आपके पास वर्चुअल डॉम के अंदर जो है ना इसको मैनेज करती है। हाँ भाई, बात क्लियर हुआ वर्चुअल डॉम क्या है? यस सर, क्लियर हो गया। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ठीक है? अब यहाँ पर अगर हम देखें, जो हमने थोड़ा-सा इंग्लिश के अंदर लिखा हुआ है, इन ऑल वेब एप्लीकेशन वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव ऑपरेशन फ्रॉम द सफर इज़ द डॉम। म्यूटेटिंग द डॉम। अब इसके अंदर म्यूटेबल और अनम्यूटेबल क्या होता है, इसका भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। क्या हमारे पास क्या होता है कि एक डॉम ऑब्जेक्ट जो कि मेमोरी के अंदर एग्जिस्ट करता है, अब वहां पर आप कोई भी एक्शन प्रोसेस करते हैं तो पुराने एक्शन को जो उसने प्रोसेस किया होता है, ये जो पुरानी स्टेट्स जो उसने रखी हुई होती हैं उनको वो रिमूव कर देता है, इसकी जगह नई स्टेट्स जो है वो लेकर आ जाता है। यही वजह है कि जब वो अगर उसको किसी पुरानी स्टेट के ऊपर काम करना हो, कोई इन्फॉर्मेशन उसकी पुरानी स्टेज से उसको चाहिए होती है, तो दोबारा वो क्लाइंट से रिव्यू करता है, ठीक है? तो उसकी ये काम है आपके पास टू वे डाटा बाइंडिंग का, यानी आपने ये समझ लें कि
यानी पहले वाली जो प्रोसेसिंग है, तो उसके अंदर आप एक बंदा आता है, उससे आपने उसका ऑर्डर लिया जनाब और उससे पूछा अच्छा जनाब आपको ये चीज़ चाहिए। लेट्स सपोज़ उसने कहा कि मुझे ब्रोस्ट चाहिए। अब वो ब्रोस्ट प्रोसेस करने के लिए चला गया। सेकंड टाइम वो दोबारा आएगा कि भाई उसके अंदर केचअप चाहिए या नहीं चाहिए, या फिर आपको थर्ड टाइम वो आया कि आपको कोल्ड ड्रिंक चाहिए या नहीं चाहिए। तो वो बार-बार उससे ना इंटरैक्ट कर रहा है। ये टू वे डाटा बाइंडिंग है, वो इन्फॉर्मेशन बार-बार उससे लेता है, फिर उसके बाद उसको प्रोसेस करने के लिए वो चला जाता है। ठीक है। जो हम यहाँ बात कर रहे हैं ना वन वे डाटा बाइंडिंग की, तो उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक ही दफा सारी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं और उसके बाद उसको प्रोसेसिंग के अंदर इस्तेमाल करते हैं और फिर हम जो है ना वो कंप्लीट एक जब सॉल्यूशन हमारे पास आ जाता है, उसको सॉल्व करने के बाद उसको हम दे देते हैं। तो ये आपके पास जो है ना वन वे डाटा बाइंडिंग है, यानी टू वे डाटा बाइंडिंग के अंदर आप बार-बार यूजर से इंटरेक्ट करते हैं, बार-बार उससे कोई इनपुट्स लेते हैं, जबकि वन वे डाटा बाइंडिंग के अंदर एक ही दफा सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद उसको प्रोसेस किया जाता है और उसको आपको आउटपुट दे दिया जाता है। ठीक है? तो यहाँ पर म्यूटेटिंग का मतलब ये है कि वो आपकी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो उसको यानी हर एक जैसे उसने पहले एक एक्शन परफॉर्म किया, उसके बाद उसको दूसरा स्टेप परफॉर्म करना है, तो कोई क्लाइंट से दोबारा इंटरेक्ट करेगा और इसके अलावा पहली जो स्टेज है उसको रिमूव कर देगा मेमोरी के अंदर। यानी उसने जो पहला एक्शन परफॉर्म किया वो नहीं रखेगा। ठीक है? उसकी अपनी कोई मेमोरी नहीं होती। जबकि आपके पास वर्चुअल डॉम के अंदर हम ये क्या क्या करते हैं कि एक पूरी एक ट्री बनाते हैं और उसके अंदर स्टेट्स की मैनेजमेंट करते हैं कि ये पहले किसी स्टेट के ऊपर था, फिर दूसरी स्टेट्स क्या थी, फिर तीसरी स्टेट्स क्या थी, सारी चीजें हमारे पास जो स्टेट मैनेजमेंट। ठीक है? या तो जो एक्शन वो परफॉर्म कर रहा है वो सारे हम इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं और फिर हम उसको यूज करते हैं। तो इसके लिए जैसे मैंने आपको जो पहला एक्शन बताया उसको सॉल्व करने के लिए हम वर्चुअल डॉम को यूज करते हैं। ठीक है, इसको हमने it is able to compute the data against the actual DOM and only update the part of the DOM that is the change. The amount of change is therefore less. अब इसमें होता ये है कि आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं कि हमारे पास जैसे ये एक्शन हम परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि यार ये जो पूरी चीज मेमोरी में लोड हो गई। अब एक दफा इसने रिक्वेस्ट की है, तो इसने इसके अंदर कोई चेंज इसके अंदर परफॉर्म नहीं किया। या लेट्स सपोज इसने यूजर प्रोफाइल एक्सेस किए या टेबल लिस्ट एक्सेस किए, तो इसने इसको कोई चेंज इसके अंदर परफॉर्म नहीं किया। अब नेक्स्ट टाइम जब वो यूजर प्रोफाइल को उठाएगा तो वो उसको मेमोरी से उठा के दे देगा, क्योंकि स्टेट चेंज नहीं हुई ना। इसी तरीके से डैशबोर्ड उसने उठाया, तो वो जिस स्टेट के ऊपर था उसी स्टेट के ऊपर उसने उठा के दे दिया। अगर वो कोई चेंजिंग उसके अंदर परफॉर्म कर देता है तो वो उस चेंजिंग के साथ उसको रिकॉर्ड करके अपने पास रख लेता है। अब नेक्स्ट टाइम ये सारा काम हो रहा है वर्चुअल डॉम के अंदर। नेक्स्ट टाइम जब भी वो आएगा उस डैशबोर्ड को एक्सेस करेगा, तो उसको चेंज फॉर्म के अंदर जो डैशबोर्ड है वो मिल जाएगा। ठीक है? जैसे हमने यहाँ पर कोई कलर चेंज कर दिया, तो अभी कलर चेंज हो गया ना। अब उसके बाद ये पूरी स्टेट्स के लिए ये वैलिड रहेगा, तो ये वर्चुअल डॉम के अंदर हो रहा है। इसी तरीके से हम अगर यहाँ पर जाते हैं किसी भी यूजर प्रोफाइल के अंदर कोई रिकॉर्ड हम यहाँ डाल देते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज हमने ये रिकॉर्ड डाल दिया। अब मैं जब गया जैसे मैंने डैशबोर्ड के ऊपर गया, उसके बाद फिर मैं यूजर प्रोफाइल के ऊपर गया, तो ये आपको उसकी स्टेट्स मैनेजमेंट के थ्रू उसने रिकॉर्ड उठा के दे दिया, क्योंकि उसको हमने सेव नहीं किया था, तो वो उसको लिहाज से उस रिकॉर्ड को वो पिक करके लेकर आया। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है भाई? यस सर, क्लियर। ओके। तो हम यहाँ पर जो यूज कर रहे हैं वर्चुअल डॉम को स्टेट्स मैनेजमेंट के लिए यूज कर रहे हैं, और वर्चुअल डॉम कर क्या रही है कि आपकी बिफोर स्टेट्स और आफ्टर स्टेट्स जो है ना उनको वो सेव कर रही होती है। इसके लिए जो एल्गोरिथम यूज करती है वो डिफिंग एल्गोरिथम जो है उसको यूज करती है स्टेट्स मैनेजमेंट की, वर्चुअल डॉम्स की इस चीजों को अप्लाई करने के लिए वो उसको यूज कर रही है। अच्छा, अब नॉर्मली जो हमारे पास जो है जो डॉम वर्क कर रही थी वो ये काम नहीं कर सकती, क्योंकि वो स्टेट्स मैनेजमेंट नहीं करती, बल्कि वो समझ ले मेमोरी को ओवरराइट जो है ना वो कर रही होती है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये इस तरीके से यानी एक कंप्लीट एप्लीकेशन, एक तो सिंगल एप्लीकेशन है, वो पूरी की पूरी मेमोरी के अंदर लोड हो गई है। और उसके बाद आप उसके अंदर जैसे अभी मैंने आपको बताया ना, हमारे पास ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम इस वक्त देख रहे हैं, जैसे टेबल लिस्ट है, यूजर प्रोफाइल है। तो ये सारी क्या है, अलग अलग कंपोनेंट्स हैं और उनकी अलग अलग स्टेट्स हैं। तो इसने क्या किया कि इस पूरी ट्री फॉर्म के अंदर इसको यहाँ स्टोर कर लिया वर्चुअल डॉक। अब जहां जहां आप चेंजिंग्स परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है कि उन स्टेट्स को यहाँ पर मेंटेन कर रहा है। और जब आप उस
उस कंपोनेंट को एक्सेस करते हैं। ठीक है, यहाँ पर C1 C2 C3 सारे कंपोनेंट्स हैं। उस कंपोनेंट्स को आप एक्सेस करते हैं तो वो आपको उसकी चेंज स्टेट के लिहाज से उसको उठा के देगा। देखिए हमारे पास वर्चुअल डॉम जो है स्टेट्स मैनेजमेंट जो है इस तरीके से इसकी परफॉर्म करना है। आगे चलते हैं। अब इसके अंदर वन वे डेटा फ्लो क्या है? तो वन वे डेटा फ्लो क्या है? हम यहाँ पर जो नॉर्मली रिएक्ट के अंदर काम करेंगे वो व्यू स्टेट्स के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, एमवीसी के आपके पास तीन प्लेयर है ना, मॉडल, व्यूअर और कंट्रोलर। तो व्यू जो है यहाँ पर रिएक्ट बनाता है, मॉडल और कंट्रोलर। ठीक है, ये दोनों चीजें आपके पास जो है Node.js आप प्रोवाइड करेगा, वही तो वर्क करता है। यानी हम जो है यहाँ पर कोई भी जो क्लाइंट इंटरफेस एक डिजाइन करेंगे और उससे फिर हम एपीआईज को कनेक्ट करेंगे, इसके लिए हम ऑलरेडी मॉडल और कंट्रोलर जो है Node.js के ऊपर बना चुके हैं। प्रीवियस क्लासेस के अंदर देखा था तो इस तरीके से। तो नॉर्मल अगर हम देखें टू वे डेटा बाइंडिंग के अंदर जिसको रिएक्ट जो है वो डिस्कार्ड करता है, उसमें ये होता है कि एक मॉडल है और एक व्यू है। ठीक है, तो वो बार बार से इंटरेक्ट कर रहा है। जैसे हमने एक यूजर आया जो है अपनी जो है ना यूजर प्रोफाइल एक क्रिएट, ठीक है, उसने उसको रिकॉर्ड को जो है ना वो सेव कर दिया। तो ये एक स्टेट्स थी। अब उसके बाद जो है ना वो दोबारा लॉगिन के ऊपर चला गया, वहां पर उसने अपनी एक्शन को परफॉर्म किया। उसके बाद जो है ना वो अपडेट प्रोफाइल के ऊपर गया। अब अपडेट प्रोफाइल के बाद जो है ना वो ये देखेगा कि अगर हम टू वे डेटा बाइंडिंग के अंदर है तो वो दोबारा मॉडल से इंटरेक्ट करेगा और उसको रिकॉर्ड उठा के लेके आएगा। हालांकि वो व्यू जो है वो आपके पास डिफरेंट हो गया और मॉडल यानी इसकी जो स्टेट्स थी वो एग्जिस्ट करती थी, तो वो चाहता तो पहली वाली स्टेट से डेटा को उठा के लेके आ सकता था, यानी जहां पर उसने रजिस्ट्रेशन की थी। लेकिन वो उस स्टेट्स पे तो उसके पास मौजूद ही नहीं थी ना वो, क्योंकि मेमोरी ने उसको डिस्कार्ड कर दिया। अब वो डेटा उठा के लेके आएगा आपके पास डेटाबेस से, ठीक है, और दोबारा से उसको लोड करेगा, तो उसमें टाइम लगेगा। ये टू वे डेटा बाइंडिंग है। तो जैसे यहाँ पर आप ये देखें कि ये आपको शो कर रहा है कि हमने एक मॉडल है, ठीक है, उसने एक व्यू को दे दिया डेटा, यानी आपने रजिस्ट्रेशन पेज के ऊपर डेटा को फिल किया, वहां से आपने इसको रिकॉर्ड को सेव कर दिया। अब ये लेकिन स्टेट इसने डिस्कार्ड कर दी टू वे डेटा बाइंडिंग के अंदर, और इसके अलावा आपके पास जो है डॉम की केस के अलावा, ठीक है। इसी तरीके से अब जब दूसरा व्यू उसको एक्सेस करेगा, उस डेटा को एक्सेस करेगा, तो दोबारा से वो मॉडल को रिक्वेस्ट करेगा और वो उसके रिकॉर्ड को उठा के लेके आ जाएगा। तो ये जो बेस है इसके अंदर ये होगा कि आपके पास वेस्टेज ऑफ टाइम होगा और एक ही मॉडल जो है ना वो मल्टीपल व्यू को जो है ना वो सर्व कर रहा होगा और उसके बाद मेमोरी के अंदर उसको लोड कर रहा होगा। जबकि वन वे डेटा फ्लो की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपके पास एक मेन कंपोनेंट्स होगा। आपने मेन कंपोनेंट्स के ऊपर गए, वही तमाम चीजों को हैंडल कर रहा है, वही डेटा फ्लो को हैंडल कर रहा है, और उसने क्या किया है कि जो व्यू से आपके पास जो है डेटा आया, उसने उसको अपने पास वर्चुअल डॉम के अंदर जो है ना वो स्टोर कर दिया। फर्स्ट रजिस्ट्रेशन जैसे हुई है लेट्स सपोज, तो उसने उसको स्टोर कर दिया। वो लॉगिन करके बाद अपडेट प्रोफाइल के ऊपर गया तो उसने देखा यार ये तो वही जो है समझ लें कंपोनेंट है या व्यू है, ये वही डेटा है। तो दोबारा जो है वो डेटाबेस से इंटरेक्ट नहीं करेगा, बल्कि वहां से उस स्टेट से उठा के रजिस्ट्रेशन को दे देगा और उसको शो करेगा। अच्छा, अब उसमें ये हो सकता है कि वो जना मजीद कोई चेंजिंग परफॉर्म करे, यानी अपने अपडेट प्रोफाइल के अंदर जाके कोई चेंज उसने परफॉर्म किया तो उसकी चेंजिंग को रिकॉर्ड कर लेगा। नेक्स्ट टाइम वो दोबारा अपडेट प्रोफाइल को एक्सेस करेगा तो चेंज डाटा जो है ना वो उसको मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो मेन कंपोनेंट्स है वो समझ लें व्यू की हैंडलिंग कर रहा होता है, और जितने भी आपके पास चाइल्ड कंपोनेंट्स हैं उनको भी वो हैंडल कर रहा होता है। यानी व्यू से मुराद ये है कि आपके पास सिंगल पेज में से ये एक ही पेज है ना, जैसे लेट्स सपोज ये एक ही व्यू है, ये मैं आपसे कह रहा हूँ ये एक व्यू है, ठीक है, ये डैशबोर्ड है, ये यूजर प्रोफाइल है, ये समझ ले एक व्यू के अंदर अंडर कमांड जो है चीजें चल रही है, मेन कंपोनेंट्स के अंदर जो है ना कमांड जो है ना वो चीजें को चल रही हैं। फिर उसके बाद ये व्यू है, फिर उसके बाद ये जो है ना आपके पास जैसे यूजर प्रोफाइल, टेबल लिस्ट, ये टाइपोग्राफी, आइकन्स, ये सारे क्या टैब्स, ये कंपोनेंट्स हैं। क्या है ये? कंपोनेंट्स हैं जो कि अंडर द कमांड ऑफ मेन कंपोनेंट वर्क कर रहे हैं।
और इनको जो डाटा सप्लाई हो रहा है वो भी मेन कंपोनेंट की वजह से। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है? हाँ भाई, बस बताओ, समझ में आ रहा है? देखो ये जो हाँ। चीजें है ना, ये हमारे पास वर्क करेंगी। जैसे मैं हमने अभी आपको शुरू में डिस्कस किया था कि हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि लर्न वंस एंड राइट एनीवे। तो हम जैसे रिएक्ट में यस काम करेंगे तो रिएक्ट नेटिव के ऊपर भी ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होंगे और उसी की थ्रू जो है वो वर्क कर रहे होंगे। तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। अभी जो हम कर रहे हैं वो कॉन्सेप्ट सबके बना रहे हैं कि वो क्या चीजें हैं। जैसे वन वे डेटा फ्लो क्या होता है, टू वे डेटा फ्लो क्या होता है, वर्चुअल डॉम क्या होता है, फिर मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं, चाइल्ड कंपोनेंट्स क्या होते हैं, व्यू क्या होता है। तो ये सारे बेसिक कंपोनेंट चीजें हैं जिसको हम डिस्कस करें। क्लियर है? आगे चलें। यस सर। इसको ये है कि वैसे तो हम वीडियो रिकॉर्डिंग इस वजह से करते हैं कि इसको 2-3 दफा सुना जाए, तो आप लोग भी इसको जो है ना जो खाली वीडियो के आसरे में बैठे हुए हैं और आप तो क्लास भी ले रहे हैं, तो ये जो है ना 2-3 दफा वीडियो सुने, पहले इसको देखें कि किस तरीके से वर्क कर रहा है, फिर उसके बाद जो है ना आपको ये समझ में आएगा। अब रिएक्ट के अंदर काफी सारी चीजें हैं। जैसे इसके अंदर जो एक्सटेंशन हमारे पास जावास्क्रिप्टिंग की फाइल होती है वो जेसिक्स के नाम से होती है। ठीक है, तो ये हम इसको यूज करते हैं, इसी की मदद से हम डिफरेंट जो है ना वो फाइलें जो है ना वो क्रिएट कर रहे होते हैं। कंपोनेंट्स भी बेसिकली जावास्क्रिप्टिंग ही फाइल होती है, लेकिन ये क्या कर रहा होता है, इसमें आपके पास मेन कंपोनेंट्स होते हैं। नहीं, कंपोनेंट जो मेन होता है वो एक ही होता है। लेट्स सपोज जैसे हम यहाँ पर कह रहे हैं ना कि जो मेन कंपोनेंट है वो आपका एक ही है। हाँ, उसके अंदर सब कंपोनेंट्स हो सकते हैं, चाइल्ड कंपोनेंट हो सकते हैं जिससे वो इंटरेक्ट करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ, आप ये कह सकते हैं कि आपके पास जावा स्क्रिप्टिंग की जो फाइल है वो अलग अलग हो सकती हैं, जो कि चाइल्ड कंपोनेंट के फॉर्म के अंदर होंगी, लेकिन वो सारी की सारी लिंक होंगी मेन कंपोनेंट से। वो इनको कॉल करेगा, वो ही उनकी स्टेट्स को मैनेज करेगा, वो ही उनकी प्रॉपर्टीज को सेट करेगा। अब यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी कंपोनेंट्स की जब हम हैंडलिंग करेंगे। ये प्रॉपर्टीज जिसको हम यहाँ प्रॉप्स कह रहे होते हैं, और उसके अलावा स्टेट्स, यानी उनकी जो डाटा की स्टेट्स हैं वो किस हालत के अंदर है, कौन सा कंपोनेंट किस जगह पे हमने रखा हुआ है, किस तरीके से फ्लो कर रहा है। तो ये सारी चीजें आपके पास मेन कंपोनेंट की जिम्मेदारी होती है। इसी वजह से हम कहते हैं जो स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास होता है ना वो मेन कंपोनेंट ही का होता है, जो कि इसको वर्क कर रहा होता है। बल्कि चाइल्ड कंपोनेंट जो होते हैं वो इससे इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। और वो आपकी स्टेट्स मैनेजमेंट हो गई, इसके अलावा आपके पास कोई भी और इवेंट्स हो गए, वो सारी चीजें वहीं से कंट्रोल हो रही होगी। यूनिडायरेक्शन डेटा फ्लो। ठीक है, अब यहाँ पर ये फ्लैग्स बेसिकली पैटर्न ऑफ प्रोग्रामिंग है जिसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फ्लैग्स का पैटर्न्स क्या होते हैं, वो किस तरह वर्क करते हैं। तो ये अमूमन हम इवेंट हैंडलिंग वगैरह के अंदर, डेटा फ्लो के अंदर जो है ना हम डिस्कस करेंगे कि वो किस तरीके से वर्क कर रहा है। लाइसेंस जो है ना फेसबुक का इसके अंदर एडवांटेजेस हम ऑलरेडी जैसे डिस्कस कर चुके हैं। वर्चुअल डॉम हम यूज करेंगे स्टेट्स मैनेजमेंट के लिए, कंपोनेंट्स के हैंडलिंग के लिए। ठीक है, चाइल्ड कंपोनेंट वगैरह किस तरीके से हैंडल करता है, मेन कंपोनेंट सबके लिए हम वर्चुअल डॉम ही को यूज करेंगे। क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशंस जो है ना इसके अंदर हम ज्यादातर बना रहे होते हैं, लेकिन वो आपको फील इसी तरीके से होंगे जैसे आप सिंगल पेज एप्लीकेशन की तरफ हम जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है हम कंपोनेंट बेस्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे। ये कंपोनेंट किस तरीके से बनाए जाते हैं, किस तरीके से हम उसको यूज करते हैं। अच्छा, इंस्टॉलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो आपको जस्ट जो है ना एक फोल्डर एक क्रिएट करना है। जैसे हमने कोई भी, जैसे मैंने आज क्रिएट कर लिया कि माय रिएक्ट एप्लीकेशन। उसके बाद आपने उस फोल्डर के अंदर जाके ये लिखना है npm install -c create react app। तो ये क्या करेगा, जितने भी इसके जो आपके फोल्डर्स हैं जो कि रिक्वायर्ड है हमारे पास, की लाइब्रेरीज हैं, बेसिक लाइब्रेरी। बाकी हम आगे चल के जो एडवांस लाइब्रेरीज होंगी वो साथ के साथ जो है इंस्टॉल करते रहेंगे। तो वो यहाँ पर इस फोल्डर के अंदर आपको इंस्टॉल कर देगा, जहाँ से आप इसके अंदर आपको एक बेसिक पैटर्न भी दे देगा जिसको हम फ्लैक्स पैटर्न कहते हैं। ठीक है, वो भी आपको दे देगा प्रोग्रामिंग का, कि आपके पास जो है ना किस तरीके से कंट्रोलर वर्क करेगा, किस तरह से व्यू वर्क करेंगे, वो सारी चीजें आपको इसके अंदर जो है ना वो मिल जाएंगी। फिर जैसे इस एप्लीकेशन को आपको स्टार्ट करना है, जैसे हमने हॉकर न्यूज के नाम का एक फोल्डर बना दिया, उसमें इसको हमने इंस्टॉल कर दिया। ठीक है, ये सारी चीजें इसके अंदर जो है इंस्टॉल हो गई। अच्छा, यहाँ पर हम इसको इस तरीके से दे देंगे, क्रिएट रिएक्ट ऐप हॉकर न्यूज। तो ये आपको क्या करेगा, यानी पहले तो आपको क्या करना है, ये फोल्डर आपने बनाना है और वहां पर लिखना है npm install -g create react app। फिर वहां पर आपको लिखना है create react app hawker news। तो ये आपके पास हॉकर न्यूज का एक फोल्डर बना देगा और उसके अंदर ये तमाम चीजें जो है ना इंस्टॉल।
उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे npm स्टार्ट, तो आपकी बेसिक एप्लीकेशन जो है ना वो स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपको खाली टेस्ट करना हो तो npm टेस्ट की कमांड है। इसी तरीके से आपको उसकी बिल्ड बनानी है, तो आगे चल के देखेंगे बिल्ड किस तरीके से बनती है, npm रन बिल्ड की स्टेटमेंट। तो हम जरा देखते हैं कि जीरो कॉन्फ़िगरेशन यानी बेसिक स्टेप्स जो है ना किस तरीके से रिएक्ट के स्टार्ट किए जाते हैं। ठीक है जी, याद है, क्लियर है? यस सर क्लियर। कंट्रोल सी से ये इसको टर्मिनेट कर सकते हैं, इसमें टर्मिनेट कर दिया। फोल्डर तो कहीं भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर गया सी ड्राइव के ऊपर, और इसके अंदर मैंने एक फोल्डर बना दिया। न्यू फोल्डर, मैंने उसका नाम दे दिया रिएक्ट ऐप। इस रिएक्ट ऐप के अंदर हम जाते हैं, कमांड इसको दे दी मैंने cmd cd नाम दे रिएक्ट ऐप्स। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया npm install -g create react app। नेट ऑब्वियसली आपके पास होना चाहिए। ये आपसे कह रहा है कि आप तकरीबन जो है पैकेजेस है ना इंस्टॉल कर लिए। अभी फिलहाल तो कोई इसमें आया नहीं। अब आप नेक्स्ट जो कमांड इसके अंदर देंगे, जैसे आप एक एप्लीकेशन बना रहे हैं, क्रिएट रिएक्ट ऐप माई न्यूज नाम की एक एप्लीकेशन जो है ना यहाँ बन जाएगी, जिसमें तमाम जो है इन पैकेजेस नाम देगा। न्यूज के नाम से बना रहे हैं चेंज, इसने क्रिएट न्यू रिएक्ट ऐप, इसके अंदर जितने पैकेजेस वगैरह हैं वो सारे इंस्टॉल करना है। चेंज भी कर सकते हैं, अगर कॉपी पेस्ट किया तो हॉपर न्यूज बन गया, माई न्यूज करके व्हाट्सएप जो भी नाम आप देके वापस कर दीजिए। इसमें ये होगा कि अभी आपके पास जो है ना हमारा जो फोल्डर है रिएक्ट ऐप का, उसके अंदर एक हॉकर न्यूज के नाम से हमारी पहली एप्लीकेशन बन जाएगी, और उसके अंदर जितनी भी लाइब्रेरीज वगैरह है उसके फोल्डर जो ये इंपोर्ट कर देगा। तो टाइम लेता है, टाइम ले रहा है, ये तमाम पैकेज वगैरह इसका इंस्टॉल कर रहा है। सर हाँ बोले, सर ये एंगुलर भी इस तरह काम करता है या इससे डिफरेंट है? क्या चीज? एंगुलर जी सर। एंगुलर जेएस अलग चीज है, यस ये सर। तो फेसबुक वालों का है। एंगुलर जेएस जो है ना उसका नहीं है। सर इसमें एक और भी है नेक्स्ट जेएस। इसके अंदर हम लोग जो पढ़ेंगे रिएक्ट जेएस पढ़ेंगे और रिएक्ट नेटिव पढ़ेंगे। और ओके इसका जो सर। एडवांटेज है जिसकी वजह से मैं आपको कवर करवा रहा हूँ वो ये है कि इसके टेम्पलेट्स अवेलेबल है। टेम्पलेट भी मैं आपको यस। दूंगा।
अब यहाँ पर देखिए जो इंस्टॉलेशन में भी जो कर रहे हैं इंस्टॉलिंग पैकेज दिस माइट टेक द कपल ऑफ द मिनट्स इंस्टॉलिंग रिएक्ट डॉम क्योंकि इसकी यूज करते हैं रिएक्ट स्क्रिप्टिंग सीआरए टेम्पलेट्स। तो ये आपको पूरा एक फ्लेक्स पैटर्न जो है ना वो उसके अंदर प्रोवाइड करेगा कि आपको किस तरीके से काम करना है। तो उस पैटर्न को फिर हम आगे चल के सीखेंगे। यहाँ जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है पैटर्न बेस्ड एप्लीकेशन, यानी जिस तरीके से हम लोगों ने एमवीसी में देखा ना था मॉडल व्यूअर कंट्रोलर हमारे पास बने तो हमें यूज करना था। तो एज इट इज यहाँ पर भी आपको एक टेम्पलेट बन जाएगा, एक आपको फोल्डर मिल जाएंगे, उसके अंदर कुछ फाइलें भी इसके अंदर ऑलरेडी होंगी, उसको जस्ट आपको सीखना है और उस पैटर्न पे काम करना है। इस क्लास की जो है ना वो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी करनी है, क्योंकि ये है कि ये अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं चल सकते। अब हम इसी को फॉलो करेंगे। हम एक दो हमने लाइब्रेरीज इसमें इंस्टॉल कर दी है, तो नेक्स्ट टाइम मैं दोबारा थोड़ी करूंगा, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्लास जो स्टार्ट करूंगा वो हॉकर न्यूज से करूंगा। ओके सर। तो आप के पास ये होना चाहिए कि आपके पास भी हॉकर न्यूज इंस्टॉल हो जाना चाहिए, जैसे अभी हम कर रहे हैं। ये तमाम लाइब्रेरीज वगैरह आपके पास होनी चाहिए। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम स्टार्ट इसी से करेंगे। फिर इसको स्टार्ट ओके सर। करेंगे। एक से ज्यादा एप्लीकेशन आप बना सकते हैं। रिएक्ट ऐप के अंदर जाके आप दोबारा लिख दें कि ये रिएक्ट ऐप, और उसके अंदर आप जो है माई स्पोर्ट्स लिख दें तो माई स्पोर्ट्स की, यानी माई स्पोर्ट्स से अभी देखिए अभी जो है ना फिलहाल आप कोई टेम्पलेट वगैरह तो इंस्टॉल नहीं कर रहे हैं ना। तो ये बेसिक लाइब्रेरीज जिसके अंदर रिएक्ट है, रिएक्ट डॉम है, रिएक्ट स्क्रिप्टिंग है, वो उनकी लाइब्रेरीज को यहाँ पर दे देगा। आप इन लाइब्रेरीज के बगैर तो काम नहीं कर सकते ना। यानी पहले ये आपके पास फोल्डर के अंदर ये सारी लाइब्रेरीज आ जाएंगी, फिर आप इनको यूज कर सकते हैं, फिर ही आप वर्चुअल डॉम को यूज कर सकते ओके सर। हैं। अपडेट ही कर सकते हैं थोड़ा सा, इसको देखते हैं कितनी देर में होता है।
हाँ बस तो इस वक्त जो है ना इंस्टॉलेशन जो है ना वो हमारी हो चुकी है, और अब हम इसको जो है ना वो स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट एप्लीकेशन को। ये इस तरीके से अगर इसके फोल्डर को आप व्यू करें तो यहाँ पर जो है ना आपके पास ये फोल्डर नजर आ रहा है, ठीक है। और इसके अंदर जितनी भी सेट ऑफ लाइब्रेरीज है वो यहाँ पर आपके पास बन गई है। और एक टेम्पलेट जो कि हमें नजर आ रहा है वो बिजनेस सोर्स भी क्रिएट कर दी है इसकी। इसके अलावा इसकी पब्लिक फोल्डर भी बना दिया, इसके मॉड्यूल्स भी सारे इसके अंदर इंस्टॉल कर दिए। अब इस स्टार्ट करने के लिए आप जस्ट जो है ना इसको सीडी करेंगे हैकर न्यूज, यानी जिस नाम से आपने वो बनाया है ना उसी नाम से आप कोई भी जैसे नई ऐप बनाते हैं इसके डायरेक्टरी के अंदर चले जाएंगे और उसको लिखेंगे npm स्टार्ट। ये एप्लीकेशन को लेना होगा हमारे पास बेसिक टेम्पलेट ऐसे बनाया जैसे एमवीसी में बेसिक टेम्पलेट होता है वो दे रहा है, तो उसके बाद हम जो नया टेम्पलेट इसमें इंप्लीमेंट करेंगे और सब जो भी करेंगे। ये देख रहे हैं कि हमारी जो पहली एप्लीकेशन है यहाँ पर नजर आ रही है। ये पहली एप्लीकेशन है बेसिक्स, इसको आप से मॉडिफाई करेंगे, इसको अपने यहाँ से चेंज करेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पे रखते हैं, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम इसको हम फर्दर यहीं से स्टार्ट लेंगे और उसको। अच्छा इसमें कोई क्वेश्चन हो तो पूछे भाई, बात बस मैं क्लास एंड कर रहा हूँ। क्लियर है सर। अच्छा अब आपकी जो क्लास है वो ट्यूसडे को ही होगी, ठीक है, ट्यूसडे को हम देखेंगे, ट्यूसडे को और थर्सडे को जो क्लासेस अभी हैं उसको अभी अभी इससे पहले हम कवर करेंगे। सर उससे अभी जो पहले मिस हुई। हाँ यार मिस वो दरअसल मैं उस इमरजेंसी में मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, उसको मैं सर लेके चला गया था। मैं देखता हूँ, मैं बीच में ओके बताता हूँ सर। जैसे अगर टाइम हो जाए ना तो मैं आपको उस क्लास में कवर करूँगा। ओके थैंक यू। ओके सर, ग्रुप में मैसेज करेंगे। हाँ मैं ग्रुप को मैसेज करूँगा। थैंक यू।